यूपीएससी मेंस 2026 का पेपर अब हो चुका है और अगर आप यूपीएससी 2027 या 2028 की तैयारी कर रहे हैं तो आज के पेपर में आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ है। अब पेपर देख के कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर पेपर का रिएक्शन तो मतलब खाली फिलोसॉफिकल ऐसे ही है इसमें, तो सर हम कैसे तैयारी करें इस एग्जामिनेशन की, हमारा तो समझ ही में नहीं आ रहा, ऐसे 250 पेपर का होता है। तो मैंने इस वीडियो में ये जितने 8 एसेज आए हैं राइट, उन 8 एसेज पे मैंने 2-2, 3-3 मिनट बोला हुआ है, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। क्योंकि जब आप एक्सप्लेनर सुन लोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यार इतना भी कठिन नहीं था। ऑलराइट, सो मैं एक एक ऐसे को, जैसे सेक्शन ए में 4 हैं, सेक्शन बी में 4 हैं, टोटल 8 ऐसे होते हैं, आपको 2 लिखने होते हैं। एक ऐसे 125 मार्क्स का, दूसरा ऐसे 125 मार्क्स का, टोटल 250 मार्क्स का पेपर होता है। एक ऐसे में आपको लगभग 1000 से 1200 वर्ड्स लिखने होते हैं। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहली बात, यूपीएससी आपसे फिलोसोफर बनने को नहीं कह रहा है। यूपीएससी ये देखना चाह रहा है कि क्या एक छोटी सी लाइन अगर हम दे रहे हैं तो क्या आप उसके पीछे के बड़े आइडियाज को आप समझ पा रहे हैं, क्या आप उस आइडिया को अपनी लाइफ से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, सोसाइटी से, पॉलिटिक्स से, इकोनॉमी से, गवर्नेंस से, एथिक्स से, एनवायरनमेंट से। और यही चीज मैं आपको इन आज 8 ऐसे में समझाने वाला हूं। तो पहला ऐसे था, ऑक्सीमोरॉन्स रिफ्लेक्ट द आयरनीज ऑफ लाइफ, विरोधाभास जीवन की विडंबनाओं को दर्शाते हैं। सबसे पहले ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, बहुत सिंपल है, जब दो ऑपोजिट लगने वाले वर्ड्स एक साथ मिलकर एक डीपर मीनिंग बनाते हैं। जैसे बिटर ट्रुथ, कड़वा सच ना, कि ट्रुथ तो अच्छी चीज है लेकिन कई बार बिटर हो जाता है, जैसे हार में ही जीत है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, डेफिनिंग साइलेंस, वो सन्नाटा जो कि बहुत शोर करता है। साइलेंस में आवाज नहीं होती है लेकिन कभी कभी किसी की चुप्पी इतना कुछ कह जाती है कि वो नॉइज मतलब बहुत पावरफुल होती है। और यूपीएससी इस लाइन में ये कह रही है कि आप पूरी लाइफ ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस हमारी भरी पड़ी है। जैसे हम टेक्नोलॉजिकली बहुत कनेक्टेड हैं, सोशल मीडिया से सब कनेक्टेड हैं, लेकिन सोशल लाइफ लोनली भी हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कंट्री इकोनॉमिकली ग्रो कर सकती है लेकिन उसी समय इनइक्वालिटी से भी लड़ सकती है। डेमोक्रेसी तो मेजॉरिटी चलाती है लेकिन उसी डेमोक्रेसी को माइनॉरिटी राइट्स भी मतलब प्रोटेक्ट करना पड़ता है। मतलब लाइफ इज नॉट ऑलवेज ब्लैक और व्हाइट, कई बार दो ऑपोजिट रियलिटीज एक साथ एग्जिस्ट करती हैं और मैच्योरिटी इन कॉन्ट्राडिक्शंस को समझने में ही है। अब दूसरा ऐसे, अ ग्रेटफुल माइंड इज ब्यूटिफुल, एक एकाग्रत मन अति सुंदर होता है। यहां पर बेसिकली ग्रेटफुल का है ग्रैटिट्यूड के मतलब से, मतलब एक ग्रेटफुल माइंड बहुत खूबसूरत होता है। मायने इसके ये है कि कभी कभी हमारे लाइफ में हम जो चीज हमारे पास है हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, हम उसके लिए थैंकफुल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज आप 2 किस्से देख लीजिए कि एक फैमिली है जिस घर में ना बिजली अच्छी है, ना खाना अच्छा मिल रहा है, ना अच्छी छत है रहने के लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी वो लोग मेहनत कर रहे हैं कमाने के लिए। ठीक है, लेकिन जिनके पास ये चीजें हैं, अच्छा घर है, अच्छे लोग हैं और अच्छा खाना पीना है, वो लोग इसका वैल्यू नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो लोग इसकी वैल्यू कर रहे हैं जिनके पास नहीं है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि आपको हमेशा एक ऐसे वैल्यूज, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपके पास जो है वो बहुत अच्छा है, आपकी चेष्टा है आपको कुछ आगे करने की, वो आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो है आपको ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। ग्रेटफुल माइंड के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट ऐसे चलते हैं, अ थॉर्न इज अ चेंज्ड बड, कांटा कली का बदला हुआ रूप है। अब इसमें बड क्या है, बड है वो पोटेंशियल, वो पॉसिबिलिटी, एक ऐसी चीज जो फ्लावर बन सकती है आगे। लेकिन यही बड अगर थॉर्न बन गई, कांटा बन गई, तो क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है कि जैसे अगर हम ह्यूमन सोसाइटी की बात करें तो इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन दिखता है कि हर जो क्रिमिनल है वो पैदा क्रिमिनल नहीं होता है ना। जो व्यक्ति आपको लगता है कि वो वायलेंट है, वो पैदा होते सही वायलेंट नहीं होता है। ठीक है, या फिर अगर हम गरीबी कहें, या फिर किसी को शिक्षा नहीं मिली है, कोई समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है, सोशल एक्सक्लूजन हुआ है उसका। ठीक है, सो और भी कई सारे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जो कि आपको बदल रहे हैं।
लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत बिहेवियर को जस्टिफाई कर रहे हैं। हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि व्हाट टर्न्ड द बड इनटू थॉर्न। एक ह्यूमन सोसाइटी सिर्फ थॉर्न को काटती नहीं, वो ये भी पूछती है कि ये बड जो है वो फ्लावर क्यों नहीं बन पाए। आई होप कनेक्ट आ गया होगा। चौथा ऐसे, व्हेन टू एलिफेंट फाइट इट इज द ग्रास गेट ट्रैम्पल्ड। इसका मीनिंग शायद सबसे इजी है। जब दो पावरफुल लोग लड़ते हैं तब कई बार नुकसान वीक का होता है। दो पावरफुल कंट्रीज वॉर कर रही हैं, सिविलियन सफर करते हैं। दो मेजर पावर जियोपॉलिटिकल राइवलरी हो रही है, छोटे छोटे कंट्रीज पे उनका प्रेशर आ रहा है। जैसे पॉलिटिकल पार्टी लड़ती हैं, गवर्नमेंट सफर करती है, अल्टीमेटली सिटीजन को सफर करना पड़ता है। वहीं अगर हम बड़े बड़े कंपनीज के बारे में बात करें तो टाटा, अंबानी ये सब आपस में लड़ रहे हैं, छोटे मोटे बिजनेस वालों को सफर करना पड़ता है। यहां तक कि जब कि फैमिली में जब पेरेंट्स का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उनका इम्पैक्ट बच्चों पर पड़ने लगता है। इसलिए ऐसे का जो डीपर क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं है कि पावरफुल लोगों को लड़ना नहीं चाहिए, इसका डीपर ये है कि कैसे हम वीक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और वो भी एक मतलब अपने राइट से। ठीक है, और यही हमारा संविधान, यही हमारा रूल ऑफ लॉ, यही हमारा जो डीपीएसपी है, डिप्लोमेसी है, ये सब कुछ यही सिखाता है। ठीक है, अब ये 4 क्वेश्चन तो हो गया। अब आते हैं हम अपने सेक्शन बी में, और सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन आता है वो है नेचर इज द सिंबल ऑफ स्पिरिट। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब एब्स्ट्रैक्ट लगता है, लेकिन इसे भी हम लोग सिंपल करते हैं। नेचर हमें लाइफ के प्रिंसिपल सिखाती है। अब एक नदी को देख लीजिए, ठीक है, ऑब्स्टेकल्स आते हैं नदी को, लेकिन वो रास्ता खोजकर आगे बढ़ती है। एक पेड़ को देख लीजिए, ठीक है, वो जितना ऊपर ग्रो करता है उतना ही उसके रूट्स और मतलब मजबूत होते जाते हैं, रूट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, मौसम, वेदर, सीजन्स हमें बताते हैं कि चेंज इज परमानेंट, बाकी सब टेम्पररी है। नेचर हमें रेजिलियंस सिखाता है, पेशेंस सिखाता है, बैलेंस सिखाता है, डाइवर्सिटी के साथ रहना सिखाता है ना। और यही मतलब जो ऐसे है, ये इन्वायरमेंटल डायमेंशन भी आपको निकाल के देगा। जिसका इन्वायरमेंट और जिसका ज्योग्राफी अच्छा होगा वो कर सकता है। और जो छठा ऐसे है वो मुझे लगता है कि 2027 और 28 एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। A well-educated mind will always have more question than answer। मतलब एजुकेशन और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस समझिए। अगर मैंने आपको 500 फैक्ट याद करा दिए तो आप इन्फॉर्म्ड हो सकते हैं, लेकिन आप एजुकेटेड नहीं हो सकते हैं। एजुकेटेड माइंड पूछता है कब, क्यों, क्या, कैसे, ये कैसे हुआ था। उसमें 10 तरीके के पर्सपेक्टिव ढूंढता है, एनवायरमेंट, सोशल, लॉजिक, रैशनल ढूंढता है उसमें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो साइंस है वो क्वेश्चन से आगे बढ़ती है, क्वेश्चन करती है। डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो डेमोक्रेसी हमारी मजबूत रहती है। ठीक है, और एक अच्छा सिविल सर्वेंट सिर्फ ये नहीं पूछता कि रूल क्या कहता है, एक अच्छा सिविल सर्वेंट ये भी पूछता है कि इस रूल का सिटीजन पर क्या इंपैक्ट होगा, है ना। लेकिन यहां पर भी काउंटर आर्गुमेंट आप दे सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में भी आप काउंटर आर्गुमेंट दे सकते हैं कि अगर हम जिंदगी पर क्वेश्चन ही पूछते रहें और डिसीजन कभी ना लें तो हमें पैरालिसिस हो जाएगा। इसलिए एजुकेशन का पर्पस सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, एजुकेशन का पर्पस है कैसे हम मतलब इंटेलिजेंस के साथ साथ रिस्पॉन्सिबल भी हों। ठीक है, बढ़िया ऐसे था। अब आता है हमारा 7वां ऐसे, शेल्विंग हार्ड डिसीजन इज द लीस्ट एथिकल कोर्स। ये टफ क्वेश्चन था, मतलब सबको नहीं मालूम हो सकता है। शेल्विंग का मतलब क्या है? शेल्विंग का मतलब है कि मुश्किल डिसीजंस को पोस्टपोन करते रहना। मान लीजिए एक एडमिनिस्ट्रेटर को पता है कि कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन डेंजरस है, लेकिन एक्शन लेने में पॉलिटिकल प्रेशर आएगा, इसलिए मैं फाइल दबा देता हूं, मैं डिसीजन नहीं लूंगा या लूंगी। उसने डिसीजन नहीं लिया है, ठीक है, विच मीन्स डिसीजन ना लेना भी एक डिसीजन होता है। नॉट डिसाइडिंग इज ऑल्सो अ डिसीजन। यही इस ऐसे का हार्ट है। अगर हम बात करें पर्सनल लाइफ में, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस हम अवॉइड करते हैं, गवर्नेंस में नेसेसरी रिफॉर्म्स पोस्टपोन करना, पॉलिटिक्स में लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट को शॉर्ट टर्म इलेक्टोरल गेन्स के लिए डिले कर देना, इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को पोस्टपोन कर देना और क्लाइमेट चेंज पर एक्शन डिले करना, ये सब क्या है? ये सब कॉस्ट कर रहा है। दीज आर कॉस्टिंग आवर फ्यूचर जनरेशन टू पे। इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि हर डिसीजन जल्दी में लेना चाहिए,
ये है कि हार्ड डिसीजंस और हैस्टी डिसीजंस में डिफरेंस होता है। एथिकल डिसीजन होना चाहिए, इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, टाइमली डिसीजंस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए और कंपैशनेट डिसीजन होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब फाइनली आते हैं हम अपने 8वें ऐसे पे। अ गुड लीडर इज वन हु फॉलोज द फॉलोअर। अब ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन लगता है, इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है? मतलब गुड लीडरशिप इज नॉट ओनली अबाउट गिविंग डायरेक्शंस, गुड लीडरशिप इज ऑल्सो अबाउट लिसनिंग। अगर लीडर अपनी जनता की जरूरत नहीं समझता तो वो लीड कभी नहीं कर सकता है। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को सिटीजन्स को सुनना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन में स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट करना पड़ता है और कंपनीज में गुड मैनेजर अपनी टीम का फीडबैक जरूर सुनते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम गवर्नेंस की बात करें, आजकल मैं गवर्नेंस पढ़ा भी रहा हूं, जैसे ग्राम सभा, सोशल ऑडिट, पब्लिक कंसल्टेशन, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, ये सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इस पर्टिकुलर चीज के। लेकिन इसका एक काउंटर व्यू भी आ सकता है। इसका काउंटर व्यू बन सकता है जैसे अगर लीडर सिर्फ फॉलोअर्स की मतलब डिमांड्स को फॉलो करता रहेगा तो लीडरशिप मतलब बेकार हो सकती है। कभी कभी लीडर को मतलब ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो कि टफ हो सकते हैं, इसलिए मतलब आइडियल लीडरशिप मतलब करनी चाहिए। मतलब एक है कि आज जनता को सुनना चाहिए, मतलब आपको जनता को फेस करने का एक हिम्मत होना चाहिए। सो कुल मिला के बात यह है कि यूपीएससी आपसे ये पूछ रही है कि क्या आप कॉन्ट्रडिक्शन समझते हैं, क्या आप ग्रेटिट्यूड को एस्पिरेशन से बैलेंस कर सकते हैं, क्या आप क्रिमिनल के पीछे के क्राइम के साथ उसके सर्कमस्टांसेस भी देख सकते हैं, क्या आप पावरफुल लोगों की लड़ाई में ग्रास को देख सकते हैं, क्या आप नेचर से ह्यूमन वैल्यूज निकाल सकते हैं, और क्या एजुकेशन को क्वेश्चन से जोड़ सकते हैं, रीजन से, लॉजिक से जोड़ सकते हैं, क्या डिसीजन मेकिंग में एथिक्स आ सकता है, और क्या लीडरशिप को लिसनिंग से जोड़ा जा सकता है। तो यूपीएससी 2027 और 2028 के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। ऐसे की प्रिपरेशन का मतलब 50, 100, 200, 300 ऐसे लिखना नहीं होता है, 100 कोटेशन याद करना नहीं होता है। उसमें एक ये है कि हमें हैबिट डेवलप करना पड़ता है और आपको कई सारे डायमेंशन लिखना पड़ता है, आपको पर्सपेक्टिव लिखना पड़ता है। आपको जरूरी नहीं कि आप फिलॉसफी में ग्रेजुएट हो जाएं और आपका ऑप्शनल पीएसआईआर सोशियोलॉजी हो तो ही आप अच्छा लिख सकते हैं। आपको इंडिविजुअल से कनेक्ट करना पड़ता है, आपको सोसाइटी और गवर्नेंस से कनेक्ट करना पड़ता है, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इन चीजों से कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, आज आई बात समझ में? आई थिंक इसको हम लोग डिटेल में और लेकर आएंगे इन आवर अपकमिंग वीडियोस, बट ये एक समराइजेशन था फॉर ऑल द 8 ऐसे जो कि इस बार यूपीएससी मेंस 2026 में पूछा गया है। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो। आई विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।